Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is hematology, pathology and oncology. सबसे पहले आरबीसी की पैथोलॉजी स्टार्ट करते हैं। जो आरबीसीज होते हैं नॉर्मली बाइकॉन्केव होते हैं और ए न्यूक्लिएट होते हैं। बाइकॉन्केव इसलिए होते हैं ताकि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए, और ए न्यूक्लिएट क्यों होते हैं? ए न्यूक्लिएट इस वजह से होते हैं ताकि कहने का मतलब है कि ये हीमोग्लोबिन को ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कर ले। तो नॉर्मल आरबीसी की शेप ऐसी होती है। क्लियर? ठीक हो गया। लेकिन आपका कहने का मतलब है कुछ आरबीसी की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। ओके, नॉर्मल आरबीसी बाइकॉन्केव होते हैं, लेकिन आरबीसी की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है जो स्पेसिफिक डिजीज के अंदर आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला है एक्एंथोसाइट्स। एक्एंथोसाइट का मतलब है कि जो आरबीसी है इसके ऊपर स्पिक्यूल्स बन जाते हैं। तो एक्एंथोसाइट्स क्या होता है? स्पिक्यूल्स होते हैं आरबीसी के ऊपर, स्पिक्यूल्स होते हैं आरबीसीज के ऊपर। अब आरबीसीज के ऊपर स्पिक्यूल्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो अनस्टेबल हो गई है। आरबीसी के जो मेम्ब्रेन है वो अनस्टेबल होती है, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलते हैं? स्पिक्यूल्स आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? तो जो एक्एंथोसाइट्स होते हैं वो किस डिजीज में देखने को मिलते हैं? ये आपको लीवर के डिजीज में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक्एंथोसाइट्स होती है ये ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में देखने को मिलते हैं। ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में क्या होता है? आपका B48 और B100 एपोलाइपोप्रोटीन कम हो जाती है। इस केस में आपको पैथोलॉजिकल आरबीसीज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा विटामिन ई डेफिशिएंसी, जो विटामिन ई होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन जब ये नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? विटामिन ई जब कम होगा तो उसकी वजह से जो आरबीसीज है उनकी जो मेम्ब्रेन है वो अनस्टेबल हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्लियर? तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से इन सब के अंदर कीवर्ड क्या है? इन सब के अंदर कीवर्ड रट्टा मारना है कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है, जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो अनस्टेबल हो गई है। या तो लीवर का डिजीज है, लीवर डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा प्रोडक्ट को, या ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया है जिसमें लाइपोप्रोटीन्स नहीं होती, और लाइपोप्रोटीन आरबीसी की मेम्ब्रेन बनाती है, और विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। तो इसमें आपको स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन रट्टा मार लेना जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये इररेगुलर इंटरवल पे देखने को मिलते हैं, इररेगुलर इंटरवल पे देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद अगर मैं इसको ऑपोजिट कर लूं, अगर आरबीसी के अंदर स्पिक्यूल्स हो लेकिन जो स्पिक्यूल्स है वो लेस मार्क्ड है, ओके, यानी जो स्पिक्यूल्स है वो छोटे स्पिक्यूल्स है, छोटे छोटे स्पिक्यूल्स है और यूनिफॉर्म स्पिक्यूल्स है। ओके, यानी अगर पेशेंट को सिमेट्रिकल स्पिक्यूल्स है, सिमेट्रिकल स्पिक्यूल्स है, तो वो आपने कहाँ पे जाना है? सिमेट्रिकल स्पिक्यूल्स है तो वो इकाइनोसाइट्स होते हैं। इकाइनोसाइट्स क्या होते हैं? इवन होते हैं। इकाइनोसाइट्स क्या होते हैं? आपके इवन होते हैं। लेकिन जो एक्एंथोसाइट्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। दोनों स्पिक्यूलेटेड आपको देखने को मिलते होते हैं। अब दोनों स्पिक्यूलेटेड है, ठीक हो गया, तो आपको क्या काज देखने को मिलता है? एक तो लीवर डिजीज है, लीवर डिजीज में आपके इररेगुलर स्पिक्यूल्स हो सकते हैं जिसको एक्एंथोसाइट्स कहते हैं, या रेगुलर स्पिक्यूल्स हो सकते हैं जिसको इकाइनोसाइट्स या बर सेल कहते हैं। तो जो आपका एक्एंथोसाइट्स होता है उसको स्पर सेल कहते हैं, और जो आपका कहने का मतलब है इकाइनोसाइट्स है उसको हम बर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बर सेल कहते होते हैं। ये दोनों आपको लीवर के डिजीज में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये हॉलमार्क होता है एंड स्टेज रीनल डिजीज का। एंड स्टेज रीनल डिजीज का मतलब है पेशेंट को सीकेडी है और इसका जो जीएफआर होता है वो 15 से कम हो गया है, तो उसको हम लेबल करते हैं। इसके अलावा अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी है, लाइक पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी है, उस केस में भी आपको क्या देखने को मिलता होता है? ये आपको स्पिक्यूलेटेड आरबीसीज देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? स्पिक्यूलेटेड आरबीसीज। और याद करना जब पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी होती है, एटीपी नहीं होता, आरबीसी के जो मेम्ब्रेन है वो अनस्टेबल हो जाती है। इसके बाद है डैक्रियोसाइट्स। जो डैक्रियोसाइट्स होते हैं इनको टेयर ड्रॉप सेल कहते हैं। टेयर ड्रॉप सेल कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं, सपोज ये आरबीसी है और यहाँ से आपको टेयर ड्रॉप देखने को मिलता है। जबकि इकाइनोसाइट कैसे है? इकाइनोसाइट आपके रेगुलर स्पिक्यूलेटेड आरबीसी है, रेगुलर स्पिक्यूलेटेड आरबीसी है, इस तरह के रेगुलर स्पिक्यूलेटेड है। जबकि आपके कैंथोसाइट्स क्या होते हैं? इररेगुलर स्पिक्यूलेटेड आरबीसीज होते हैं। सही हो गया? तो ये आ जाएगा हमारा। तो हमारे जो डैक्रियोसाइट्स होते हैं, डैक्रियोसाइट को क्या बोलते हैं?
टीयर ड्रॉप सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? टीयर ड्रॉप सेल कहते होती है। और ये आपको माइलोफाइब्रोसिस में देखने को मिलती है। माइलोफाइब्रोसिस में क्या होता है, जो इमेच्योर जो बोन मैरो का ट्यूमर होता है, और ये बोन मैरो का ट्यूमर बोन मैरो को इन्फिल्ट्रेट कर देता है। जब ये बोन मैरो को इन्फिल्ट्रेट कर देता है, बोन मैरो का ट्यूमर होता है, बोन मैरो को फिल कर देता है, तो जो आपके इमेच्योर सेल्स होते हैं वो आपके ब्लड में जाना शुरू कर देते हैं। तो माइलोफाइब्रोसिस में क्या होता है, इमेच्योर सेल्स आपको देखने को मिलते हैं पेरिफेरल स्मीयर के अंदर। ओके, ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसका निमोनिक बताया हुआ है कि जो क्या होते हैं कि लाइक जब कोई चीज़ बोन मैरो में से आरबीसी को बाहर निकाल रही है, तो वो आरबीसी को क्या करती है, मैकेनिकली स्क्वीज करती है, मैकेनिकली कंप्रेस करती है, और आरबीसी को उनके घर से निकाल देती है। तो जो आरबीसी होते हैं वो टीयर हो जाते हैं एक साइड से, ठीक हो गया, स्क्वीज हो जाते हैं। इसके बाद है शिस्टियोसाइट। शिस्टियोसाइट को बोलते हैं फ्रेगमेंटेड आरबीसीज। आरबीसी के क्या हो गया, टुकड़े हो गया। जो फ्रेगमेंटेड आरबीसीज है उनको क्या बोलते हैं हम, ओके, शिस्टियोसाइट कहते हैं। अब जो फ्रेगमेंटेड आरबीसी है उनको शिस्टियोसाइट कहते हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, जब भी आपके सर्कुलेशन के अंदर माइक्रोथ्रोम्बाई बनते हैं, जब भी आपके सर्कुलेशन के अंदर क्या बनेंगे, छोटे छोटे माइक्रोथ्रोम्बाई बनेंगे कैपिलरीज के अंदर। तो कैपिलरीज के अंदर जो आरबीसी होते हैं इन थ्रोम्बस से टकराएंगे, जिसकी वजह से वो आरबीसी के टोटे हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ओके शिस्टियोसाइट। तो शिस्टियोसाइट किस में होती है, माहा में होती है, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक हो गया। ओके, इसके अंदर आपका डीआईसी आता है और थ्रोम्बोटिक डीआईसी आ जाता है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा और हिमोलिटिक यूनीमिक सिंड्रोम है। जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा था, इसमें आपको मैंने पेंटार्ड बताया था कि पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, हिमोलिटिक एनीमिया होता है, फीवर होता है, सीएनएस डेफिसिट होते हैं। इसके अलावा हेल्प सिंड्रोम, इसके अंदर भी क्या होते हैं, माइक्रोथ्रोम्बस देखने को मिलते हैं। या अगर पेशेंट को मैकेनिकल वेल्व्स लगाया है जिसकी वजह से आरबीसी की हिमोलिसिस हो गई है, तो ये सारे काजेज होते हैं। इन आरबीसी को फ्रेगमेंटेड आरबीसीज कहते हैं। इसके बाद है डेगमासाइट्स, इनको बोलते हैं बाइट सेल्स। जो बाइट सेल्स होते हैं और हीन्स बॉडी होती है, रट्टा मार लेना, जो बाइट सेल्स होते हैं और हीन्स बॉडी होती है। बाइट सेल का मतलब है कि आरबीसी को कोई एक साइड से खा गया है। जो बाइट सेल्स होते हैं और हीन्स बॉडी होती है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी में होती है। और ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी किस में होती है, जो लोग मेडिटेरियन सी होता है इसके पास रहते हैं, ओके, या फिर उस इलाके के हैं, या फिर पेशेंट फैवाबीन इस्तेमाल करता है, या पेशेंट एंटी मलेरियल ड्रग इस्तेमाल करता है, या पेशेंट सल्फोनामाइड इस्तेमाल करता होता है, ठीक हो गया, सल्फोनामाइड इस्तेमाल करता है। अब ये जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है, और क्या होती है, जो आपको एक बॉडीज देखने को मिलती है, इन बॉडीज को बोलते हैं हीन्स बॉडी। आरबीसी में हीन्स बॉडी होती है, फिर इस हीन्स बॉडी को सप्लिनिक मैक्रोफेज खा जाएंगे। जब सप्लिनिक मैक्रोफेज एक साइड से खा जाएंगे तो ये बाइट सेल बन जाती है। इसके बाद है इलिप्टोसाइट। नेक्स्ट हमारा इलिप्टोसाइट, बिल्कुल इलिप्टिकल होते हैं। इलिप्टिकल, जो इलिप्टिकल होते हैं, नॉर्मली जो आरबीसी की शेप होती है वो बाइकॉनकेव होती है, लेकिन ये जो आरबीसी होते हैं ये बिल्कुल इलिप्टिकल हो गया, ओके, बिल्कुल ओवल हो गया। तो इस तरह के जो आरबीसी होते हैं इनको लिप्टोसाइट्स कहते हैं। ये आपको हेरिडेटरी लिप्टोसाइटोसिस में देखने को मिलते हैं। डिजीज भी वही वाला आ गया। इसमें होता क्या है, जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, जो आरबीसी की प्रोटीन्स है, स्पेक्ट्रिन हो गया, एनकाइरिन हो गया, इनमें म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पेक्ट्रिन में म्यूटेशन आती है तो हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस होता है, आरबीसी बिल्कुल सफेरिकल शेप हो जाती है, ओके, ठीक हो गया। या फिर आपका आरबीसी लिप्टोसाइटोसिस हो जाती है। तो जो आपका स्पेक्ट्रिन और अनकाइरिन है इनकी वजह से आपको क्या देखने को मिलती है, लेप्टोसाइटोसिस या हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस देखने को मिलता होता है, ठीक हो गया। तो जो आपका कहने का मतलब है, जो आपका सफीरोसाइट्स होती है और जो आपका कहने का मतलब है सफीरोसाइट्स है और लिप्टोसाइट्स है, ये दोनों स्पेक्ट्रिन एनकाइरिन इन जीन्स की म्यूटेशन की वजह से होते हैं, ठीक हो गया। मतलब इन जीन की म्यूटेशन हो, आरबीसी ओवल बन जाए तो लिप्टोसाइट बोलते हैं, और अगर जीन की म्यूटेशन होती है, आरबीसी बिल्कुल गोल हो जाए तो उसको बोलते हैं सफीरोसाइट्स। तो ये आपको हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस में देखने को मिलते हैं, नाम से लग रहा है हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस, स्पेक्ट्रिन जीन की म्यूटेशन होती है। दूसरा ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, उसमें आपको देखने को मिलते हैं। जो ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया होता है दो कैटेगरी का होता है, वार्म होता है और कोल्ड होता है। जो वार्म होता है
उसमें आपने रट्टा मारना है गरम, जी से गरम, उसमें IgG होती है, कोल्ड में आपका IgM होता है, बाकी इसको बाद में पढ़ लेंगे। एंड वाई इट इज कॉल्ड सफीरोसाइट्स के जो आरबीसी है वो सफेरिकल बन गया है, लेकिन उनके जो सेंट्रल पैलर है वो गायब हो गया है, सेंट्रल पैलर गायब हो गया है। जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं, ओके, लाइक अगर आप ये समझ लो ये आपका नॉर्मल आरबीसी है, ओके, नॉर्मल आरबीसी में सेंटर में क्या होता है, पैलर होता है, लेकिन जो सफीरोसाइट्स होते हैं बिल्कुल गोल होते हैं, सेंटर में जो उनका पैलर होता है, मतलब सेंटर में थोड़े वाइट से होते हैं, इनका सेंटर में जो पैलर होता है वो होता ही नहीं है, ओके, सेंट्रल पैलर ही नहीं होता, क्योंकि सारा जो आपके प्रोटीन्स है वो आपकी इम्बैलेंस हो गया है, और जो आरबीसी की शेप सफेरिकल हो गया तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मली बाई कॉन्केव थी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, लेकिन जब सफेरिकल हो गए तो सरफेस एरिया कम होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके ट्रांसपोर्ट कम हो जाती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं मैक्रो उवेलोसाइट्स। जो मैक्रो है, मैक्रो का मतलब है साइज बढ़ गया है, ओके, उवेलोसाइट ओवल हो गया है, बड़े बड़े जो ओवल शेप आरबीसीज है, ओके, उसको बोलते हैं मैक्रो उवेलोसाइट्स। ये आपको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलते हैं, ओके। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जो B12 और B9 इसकी डेफिशिएंसी होती है। जब B12 और B9 की डेफिशिएंसी होती है तो जो DNA की जो रेप्लिकेशन है वो कम होती है। जब DNA की रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, सेल की डिवीजन भी नहीं हो पाएगी। जब सेल की डिवीजन नहीं हो पाएगी तो जो शुरू में जो आपके प्रीकर्सर्स होते हैं, आरबीसी के प्रीकर्सर्स होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो सेल डिवीजन करके छोटे छोटे हो जाते हैं, लेकिन आपके बड़े बड़े प्रीकर्सर रह जाएंगे। उन बड़े बड़े जो प्रीकर्सर सेल है उनको बोलते हैं मैक्रो उवेलोसाइट्स, और इस एनीमिया को बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। और रट्टा मार लेना, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर आपका जो न्यूट्रोफिल होता है वो हाइपर सेगमेंटेड हो जाता है। नॉर्मल जो न्यूट्रोफिल होता है उसमें 3 से लेकर 5 सेगमेंट होते हैं, हाइपर सेगमेंटेड का मतलब है 6 से ज्यादा आपके न्यूट्रोफिल के सेगमेंट आ गए हैं। नेक्स्ट है आपके टारगेट सेल। टारगेट सेल आपके ऐसे होते हैं, ओके, ये आपका टारगेट सेल होता है, जिस तरह आप टारगेट मारते हो किसी जगह पर। ये जो टारगेट सेल्स होते हैं ये किस किस में आपको देखने को मिलते हैं, तो इसका मिमोनिक है हाल्ट, रोकना किसी चीज को, ठीक हो गया, तो हाल्ट होगा। H से आपका हीमोग्लोबिन C है, रट्टा मार लेना, हीमोग्लोबिन C में जो आपका ग्लूटामिक एसिड होता है वो आपका लाइसिन से रिप्लेस हो जाता है, और जो लाइसिन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। जब पॉजिटिवली चार्ज है तो आप HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में हीमोग्लोबिन को पास करोगे तो उसकी जो माइग्रेशन है वो कम हो जाती है, क्लियर। दूसरा ए सप्लीनिया, जब पेशेंट की सप्लीन ही चली गई है, सप्लीन निकाल दिया है या सप्लीन का इन्फेक्शन हो गया है, किस कंडीशन में होता है, सिकल सेल एनीमिया में, तो उस केस में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा लीवर के डिजीज है। अब रट्टा मार लेना, जब भी पेशेंट को लीवर का डिजीज होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं, लीवर के डिजीज में आपको, ओके, लीवर के डिजीज में आपको क्या देखने को मिलते हैं, एकेंथोसाइट्स देखने को मिलते हैं, ओके, एकेंथोसाइट्स आपको देखने को मिलते हैं, या फिर इलिप्टोसाइट्स आपको देखने को मिलते हैं, इलिप्टोसाइट्स आपको देखने को मिलते हैं, ओके, क्लियर। सॉरी, इलिप्टोसाइट्स नहीं बोलते, इकाइनोसाइट्स कहते हैं, इकाइनोसाइट्स, ओके, इसको मिटा देते हैं, ओके। तो आपको कहने का मतलब है इकाइनोसाइट्स देखने को मिलते हैं, रेगुलर स्पिक्यूल्स होते हैं, और तीसरा रट्टा मार लेना, आपको टारगेट सेल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो टारगेट सेल होते हैं वो थैलासीमिया में भी देखने को मिलते हैं, तो थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया इसमें आपको टारगेट सेल देखने को मिलते हैं। और याद कर लेना, जो टारगेट सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज्यादा हो जाता है नॉर्मल से भी, अलबत्ता वो आरबीसी हमारे किसी काम का नहीं होता क्योंकि वो जल्दी टूट जाएगा, ठीक हो गया, क्लियर। तो जो आपका रट्टा मार लेना, इंक्रीज सरफेस एरिया किस में होता है, टारगेट सेल में सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, लेकिन सरफेस एरिया किस में कम होता है, जब आरबीसी इलिप्टोसाइट या सफीरोसाइट बन जाते होते हैं। इसके बाद है सिकल सेल एनीमिया, बिल्कुल आपका जैसे सिकल सेल होता है, जो दरांती होती है, बिल्कुल वैसे बन जाएगा। तो सिकल सेल जो आरबीसी होते हैं सिकल सेल एनीमिया में होते हैं, तो रट्टा मार लेना, जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें 2 तरह के आरबीसी मिलेंगे, एक आपके टारगेट सेल होते हैं, टारगेट सेल क्यों होते हैं, क्योंकि सप्लीन टूट गई है। और याद रख लेना, जिस पेशेंट में सप्लीन नहीं होती उसमें आपको होवल जाली बॉडीज भी देखने को मिलती है। इसके अलावा सिकल शेप आरबीसी देखने को मिलते हैं। अब ये जो सिकलिंग होती है डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन में होती है, मतलब सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन एस होता है। जब ऑक्सीजन कम होता है, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है, तो फिर आरबीसी की सिकलिंग बढ़ जाती है। आरबीसी की सिकलिंग क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट हाई एल्टीट्यूड में जाएगा, एसिडोसिस है, उस केस में आरबीसी की क्या होगी, सिकलिंग ज्यादा होगी। या पेशेंट का डिहाइड्रेशन है, कंसंट्रेशन बढ़ गई है हीमोग्लोबिन की, उस केस में सिकलिंग बढ़ जाती होती है, क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा।
इसके बाद हम कुछ आरबीसी के अंदर इंक्लूजन्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ और चीज़ों को बता देता हूँ। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है एनाइसोसाइटोसिस। एनाइसोसाइटोसिस का मतलब क्या है? जो आरबीसी की जो शेप है, सॉरी जो साइज है वो वेरिएशन हो गया है, कुछ छोटे है, कुछ मीडियम है, कुछ बड़े हैं, और ये आपको मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलते हैं। मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलते हैं, मिगैलोब्लास्टिक में मिलते हैं, और थैलासीमिया में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपका अगला है पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? आपका आरबीसी का जो शेप है उसमें वेरिएशन आ गई है, और ये किस में देखने को मिलता है? ये आपको माइलोफाइब्रोसिस में देखने को मिलता है, जिसमें बोन मैरो इन्फिल्ट्रेट कर रही है। इसके अलावा थैलासीमिया में देखने को मिलता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद आपका हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कुछ इंक्लूजन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब पहला इंक्लूजन है आयरन ग्रैन्यूल्स। अब आयरन ग्रैन्यूल्स आपके आ गए हैं। आयरन ग्रैन्यूल्स किस में आपको देखने को मिलते हैं? अब आयरन ग्रैन्यूल्स के लिए एक स्पेसिफिक स्टेन होती है, रट्टा मार लेना, वो प्रूशियन ब्लू स्टेन है। और आयरन के ग्रैन्यूल्स टिश्यू में जो डेपोजिट होना शुरू हो जाते हैं, किस कंडीशन के अंदर? वो कंडीशन है आपकी हीमोक्रोमेटोसिस। जो हीमोक्रोमेटोसिस है उसमें क्या होता है? टिश्यूज के अंदर जो आयरन के ग्रैन्यूल्स है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, वो डेपोजिट होना शुरू हो जाते हैं हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर। ठीक हो गया, क्लियर? तो आपने ये रट्टा मार लेना है। वहां पे भी प्रूशियन ब्लू स्टेन इस्तेमाल करते हैं। अब जो आयरन के ग्रैन्यूल्स होते हैं सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया में आपको देखने को मिलते हैं। सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो आपका होता है हीम होता है, हीम की फॉर्मेशन रुक जाती है, क्लियर, हीम की फॉर्मेशन कम हो जाती है, क्लियर। जब हीम की फॉर्मेशन कम हो जाती है, ओके, हीम आयरन से कंबाइन नहीं कर पाता होता, सही हो गया, और आपका हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता होता। तो सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होता है? जो आपका स्पेसिफिकली जो कहने का मतलब है, हीम की सिंथेसिस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जो आपकी प्रोटोपोरफायरिन है वो नहीं बन पाती होती। तो सिट्रोब्लास्टिक में क्या होगा? प्रोटोपोरफायरिन्स, इसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती। जो प्रोटोपोरफायरिन है वो क्या बनाती होती है? वो हीमोग्लोबिन बनाती है, हीम बनाती है। हीम कम तो हीमोग्लोबिन भी कम, लेकिन जो आयरन पड़ा होगा वो टिश्यू में डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा। अब ये किस किस में देखने को मिलता है? लेड की पॉइजनिंग में होता है। नंबर 2 माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम इसमें आपको देखने को मिलता होता है। और तीसरा आपको देखने को मिलता है क्रोनिक अल्कोहल पॉइजनिंग में। अब इन सब कंडीशन में क्या होता है? इन सब कंडीशन के अंदर जो आपका फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट अल्कोहल इस्तेमाल करता है, अल्कोहल वाले पेशेंट में B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और B6 को फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो लेड होता है वो फेरोचिलेटेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। वंस अगेन आपका ये रिएक्शन इनहिबिट हो जाता है, क्लियर। और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। अब जो आपके आयरन ग्रैन्यूल्स होते हैं वो किस में आपको देखने को मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया, ओके। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ओके, इन सेल्स को बोलते हैं सिड्रोब्लास्ट। तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? सिड्रोब्लास्ट होते हैं। अब जो सिड्रोब्लास्ट होते हैं, सिड्रोब्लास्ट क्या होते हैं? सिड्रोब्लास्ट में सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी रिंग बन जाएगी। ओके, तो क्या बन जाएगी? एक रिंग बन जाएगी, यानी जो पेरी न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे न्यूक्लियस को सराउंड करेंगे, जिनके अंदर आयरन भरा हुआ होगा, और एक रिंग बना लेगा, जिनको बोलते हैं रिंग सिड्रोब्लास्ट। इसके बाद है होवल जेली बॉडी, या उस कंडीशन में देखने को मिलती है जिसमें स्प्लीन आपकी किसी काम की नहीं होती। उसमें आप देख सकते हो एक ब्लू सा डॉट बना हुआ है, असल में ये आपकी रेजिडुअल न्यूक्लियर रैमिनेंट होता है, न्यूक्लियर रैमिनेंट होता है। अब जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस क्या है? एसिड है, तो वो बेसिक डाई को लेना पसंद करेगा। दैट इज वाई जो बेजोफिलिक न्यूक्लियर रैमिनेंट होते हैं, ओके, लेकिन उसमें आयरन नहीं होता। तो ये क्या होते हैं? ये आपके होवल जेली बॉडीज है। नॉर्मली जो न्यूक्लियर रैमिनेंट होता है उसको स्प्लीन के मैक्रोफेज निकाल देते हैं, लेकिन अगर पेशेंट में स्प्लीन ही काम नहीं कर रही, या स्प्लीन को निकाल दिया है, स्प्लीन ही नहीं है, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जो सिकल शेप आरबीसी होती है, स्प्लीन की इन्फॉक्शन करवाते हैं, स्प्लीन की डिग्रेडेशन करा देते हैं, या पेशेंट का स्प्लीन ही नहीं है, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद है बेजोफिलिक स्टिपलिंग। जो बेजोफिलिक स्टिपलिंग होती है और रिंग सिड्रोब्लास्ट है, ये आपको सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा थैलासीमिया में भी मिल सकते हैं, क्लियर। अभी होते क्या है बेजोफिलिक स्टिपलिंग? बेजोफिलिक स्टिपलिंग ये है कि जो राइबोसोम है वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाती है, लेकिन रट्टा मार लेना इसमें आयरन नहीं है। जो आयरन है वो आपका आयरन वाला कौन सा होता है? आयरन वाला आपका क्या होता है? वो आपका
सिड्रोब्लास्ट होता है। इसके बाद है पैपनहीमर बॉडीज। जो पैपनहीमर बॉडीज होती है ये भी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में होती है, लेकिन ये ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, आयरन होता है। क्लियर? तो एक बात रट्टा मार लेना, अगर आयरन के ग्रैन्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में हो तो उसको सिड्रोब्लास्ट कहते हैं। अगर ये ग्रैन्यूल्स राइबोसोम में हो, उसमें आयरन नहीं है, तो आपका बन जाएगा बेसोफिलिक स्टिपलिंग। और अगर ये बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स है उसमें आयरन भी है तो वो क्या बन जाएगा, आपका पैपनहीमर बॉडीज बन जाएगा। और ये तीनों सिड्रोब्लास्टिक में होती है। तो सिड्रोब्लास्टिक में तीन चीजें रट्टा मारनी है। रिंग सिड्रोब्लास्ट होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की रिंग आ जाती है, आयरन भरा हुआ होता है। ओके, पैपनहीमर बॉडीज होती है। और तीसरा आपको क्या देखने को मिलता है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिलती है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद है हीन्स बॉडी, ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ हीन्स बॉडी। और आपका आ जाएगा बाइट सेल्स, ये आपको ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपका कहने का मतलब है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है इस कंडीशन के अंदर वो क्या हो जाता है, डी नेचर हो जाता है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन को क्या कर देते हैं, डी नेचर कर देते हैं। जब हीमोग्लोबिन की डी नेचुरेशन हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की प्रेसिपिटेशन हो जाती है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। अब ये जो प्रेसिपिटेटेड हीमोग्लोबिन है उसको बोलते हैं हीन्स बॉडी। अब जो हीन्स बॉडी को निकालने के लिए जो सप्लिनिक मैक्रोफेज है वो उस पे क्या मारेंगे, बाइट मारेंगे। तो इन सेल्स को बोलते हैं बाइट सेल्स बोलते हैं। और इनके लिए आपने स्पेसिफिक स्टेन करानी है, वो है क्रिस्टल वायलेट स्टेन। तो जो प्रूशियन स्टेन था वो आयरन के लिए था और बाइट सेल्स के लिए आपका क्रिस्टल वायलेट स्टेन था। क्रिस्टल वायलेट स्टेन था। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको।